ज़्यादा वल्गर क्या है? हिंदी सिनेमा, भोजपुरी सिनेमा या बाकी साउथ का सिनेमा? हिंदी सिनेमा में ही ज़्यादा है। हिंदी सिनेमा में ज़्यादा? हाँ, आप सोचिए ना कि हिंदी सिनेमा में आप बिकनी में देखते हैं ना, आज तक भोजपुरी में किसी ने बिकनी नहीं पहना होगा। बोलने को तो ये है कि भोजपुरी वल्गर है, पर आज तक नहीं पहना। मराठी भाषा से आपको प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे क्या बात कर रहे हैं। पवन सिंह अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में थे। एक चीज़ है पवन सिंह जी का कि वो बहुत रियल आदमी है, बनावटी नहीं है। जो हैं वो हैं। पर जो हैं वो बहुत लोगों को पसंद नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि भाई यही आप इम्पोर्टेंट बात है। हाँ हाँ कि मतलब पर वो वही हैं। ये क्या बात है? हाँ, मतलब रियलिटी उनकी वही है जो वो दिखते हैं। आपकी 2 फिल्मों को प्रियंका चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया। जी, ये कैसे हुआ? मतलब उन्होंने surprising था नाम भी मेरे लिए। उन्होंने ही दिया था, काशी। प्रियंका चोपड़ा ने नाम दिया था? जी जी। योगी जी से आपका कितना कनेक्शन है? कितनी बातचीत होती है? राजनीति में मुझे लाने वाले वही हैं। दिनेश लाल यादव, अखिलेश यादव, ये तो नेचुरल कोलैबोरेशन है। मैं पहले उनसे भी बहुत प्रभावित था। ठीक है। अखिलेश यादव जी था मतलब भोजपुरी सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर किसको मानते हैं आप? मैं मानता हूँ। तो एक टॉप का एक्टर कितना कमाता है सर भोजपुरी सिनेमा से? मैं 50 लाख तक गया हूँ। और ये हाईएस्ट माने इसको? हाँ, मेरा तो हाईएस्ट है। अमिताभ बच्चन जी के साथ भी आपने काम किया है। अब वो सपने जैसा था। उस फिल्म में जया जी भी थी। जया जी भी थी। उन्होंने मारा भी 3-4 लाठी मुझे। मैं किसी आर्टिस्ट को बहुत पसंद करता हूँ, मतलब ऐसा कि मैं यार क्या आर्टिस्ट है, पर जैसे ही वो मोदी जी के खिलाफ बोलता है तो मुझे लगता है अरे नहीं देखना, हटाओ इसको, कैसा आदमी है यार, क्यों अच्छा, मोदी ये आ जाता है आपके मन में? आ जाता है। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं द रौनक पॉडकास्ट। टीआरपी के आज के एपिसोड में जो हमारे गेस्ट हैं वो यूपी बिहार के थिएटर से लेकर पार्लियामेंट तक हर जगह बढ़िया चलते हैं। नाम है दिनेश लाल यादव, लेकिन लोग दुनिया प्यार से इन्हें निरहुआ बुलाती है। हीरो भी हैं, सिंगर भी हैं, नेताजी भी हैं। बोले तो एकदम 3-in-1 एंटरटेनमेंट कॉम्बो। सॉन्ग्स ऐसे गाते हैं कि शादी ब्याह इनके गानों के बिना इनकम्प्लीट लगता है, और डायलॉग्स ऐसे मारते हैं कि स्क्रीन पे सीटी नहीं, पूरा हॉर्न बजने लगता है। इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, इसलिए इसे देखना, अपने दोस्तों से इसे जरूर शेयर करना। पर उन सबसे पहले प्लीज वेलकम दिनेश लाल यादव AKA निरहुआ। नमस्ते भैया, स्वागत है, वेलकम। नमस्ते, प्रणाम और बहुत धन्यवाद आपको मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। और मैं आपको इसलिए भी दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि मैं आपको देखता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और अभी जो हमारी मूवी आ रही है उसके लिए भी आपने एक अच्छा रिव्यू दिया था, तो नहीं बिल्कुल, और फिल्म बड़ी अच्छी लग रही है। मतलब इतनी बायोपिक हमने देखी है, ये इसमें अलग वाइब है जी। अच्छे से, मतलब ट्रेलर तो बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग लग रहा है। हाँ। फिल्म देखने के बाद भी उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे, आपके रोल के बारे में उसमें ज़रूर बात करेंगे। पहले तो योगी जी पे बन रही है फिल्म, तो योगी जी से आपका कितना कनेक्शन है, कितनी बातचीत होती है? हाँ, बहुत होती है, क्योंकि राजनीति में मुझे लाने वाले वही हैं। अच्छा। योगी जी ही हैं। और 19 में जो मैं चुनाव लड़ा था तो उनके आदेश पे ही लड़ा था मैं चुनाव। और मैंने एक बात उनसे ये कही थी कि मुझे कुछ पता है नहीं राजनीति की, तो आप मुझे ये जो जिम्मेदारी दे रहे हैं वो मैं निभा पाऊंगा नहीं, मुझे पता नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि आप टेंशन मत लीजिए, और जो भी चीज़ें हैं वहाँ वो मुझे खाली आप बताते रहिएगा, ठीक है। वहाँ रहिएगा और सब होगा। और उन्होंने जब भी मैंने उनको आजमगढ़ बुलाया वो हर बार आए, चाहे वहाँ विश्वविद्यालय बनवाने के लिए, चाहे वहाँ संगीत विद्यालय बनवाने के लिए, चाहे वहाँ जो भी वहाँ की डिमांड होती थी, और उसके लिए जब भी मैंने आग्रह किया तो वो आए और उन्होंने अपना वादा निभाया। नहीं, बहुत बढ़िया। पर आपका रिलेशन मुलायम सिंह यादव जी से भी था पहले? बहुत बढ़िया। बढ़िया था। तो उन्होंने पॉलिटिक्स में आने को नहीं बोला था आपको कभी? नहीं, चूँकि उस समय मैं ऐसे स्टेज पे ही मिला था, मंच पे मिला था। ठीक है। और तब पॉलिटिक्स के बारे में कुछ ऐसा था भी नहीं। आपने भी डिसाइड नहीं किया? हाँ, मैंने डिसाइड किया भी नहीं था और अभी भी नहीं डिसाइड किया था। अच्छा। मुझे बिल्कुल नहीं पॉलिटिक्स में आना था, मुझे दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं था। पर मुंबई में जब महाराज जी मिले, एक मंच पे मुझे सम्मान मिल रहा था, महाराज जी के हाथों मिल रहा था, और महाराज जी हमारे यूपी के CM और मैं यूपी का रहने वाला, तो मेरे लिए भाग्य की बात थी। ठीक है। और उन्होंने कहा कि आप आओ, बात करते हैं। तो फिर मैं गया और उन्होंने आदेश कर दिया कि आपको चुनाव लड़ना है। पर ज़्यादातर लोग यही बोलेंगे ऑब्जर्वेशन में ना कि दिनेश लाल यादव, अखिलेश यादव, ये तो नेचुरल कोलैबोरेशन है, तो वाई बीजेपी? हाँ, मुझे लगता है कि मैं पहले उनसे भी बहुत प्रभावित था। ठीक है। अखिलेश यादव जी को था मतलब
मतलब जब वो आए राजनीति में, उन्होंने एक वर्ड बोला था कि मैं माफियाओं को टिकट नहीं दूंगा। ओके। और उन्होंने नहीं दिया था, और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि चलिए कम से कम ये एक चीज़ जो है वो अब यूपी में ठीक हो जाएगा, क्योंकि माफिया ही चला रहे थे प्रदेश को, कानून व्यवस्था एकदम खत्म। तो वो चीज़ मुझे बुरी लगती थी कि ये ठीक नहीं है, पर वो जैसे ही हारे फिर वो माफियाओं के साथ में हो गए फिर से, फिर उनको अपने दल में लेना शुरू कर दिए। तो मुझे लगा नहीं, आए थे तो अच्छी बात किए थे, पर ये ठीक नहीं है। फिर जब योगी जी आए 17 में और उनका बुलडोजर चलना शुरू हुआ, तो मुझे लगा कि हाँ सही है। 19 में मैंने ज्वाइन कर लिया और फिर मैंने गाया, घुस जाले बिलिया में सांप बिच्छू गोजर चलेला जब चाँप के, बाबा का बुलडोजर चलेला जब चाँप के। और सच में वो जब बुलडोजर चलना शुरू हुआ तो जो हमारा राज्य एकदम बीमारू राज्य हो गया था, जहां हालत ऐसी थी कि बड़े नेता की बात छोड़िए, छोटे छोटे कार्यकर्ता भी कानून की धज्जियां उड़ाते थे, डीएम का कॉलर पकड़ लेते थे। उसी राज्य में बड़े से बड़ा बाहुबली, उसको यूपी आने में फिर उसकी पैंट गीली हो जाती थी। पर कई लोग बुलडोजर वाला जो एक्ट है उसको सही नहीं मानते, अनैतिक मानते हैं। वो कह रहे हैं ये तो फिर ऐसे थोड़ी, कानून ऐसे थोड़ी चलता है। नहीं नहीं, कानून ऐसे ही चलेगा ना। अगर आपने कहीं अवैध कब्जा किया है, उसको बुलडोजर से गिराएंगे नहीं तो क्या करेंगे? पर उसका मिसयूज नहीं देखते आप? मिसयूज क्यों करेंगे? मुझे लगता है कि बुलडोजर वहीं चलता है, ठीक है, उसको लोग अलग तरीके से लेते, बात अलग है। बुलडोजर वहीं चलता है, किसी सरकारी जमीन को आपने हड़प रखा है, किसी गरीब की जमीन पे आपने हड़प के और कब्जा कर रखा है, तो वहां चलता है बुलडोजर। ऐसा थोड़े है कि किसी के मतलब वैध जमीन पे वहां बुलडोजर चल रहा है, ऐसा नहीं है। अच्छा, फिल्म में ऐसा क्या क्या है जो योगी जी के बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है लेकिन दिखाया गया है? जब आपने पढ़ी होगी स्क्रिप्ट या कहानी तो आपको भी शायद पहली बार पता चला होगा, ऐसा कुछ है? पूरी फिल्म ही ऐसी है कि जो हम लोगों को नहीं पता था, ओके। वो इस फिल्म में है। अगर इसमें ये जिस बुक पे बनी है, फिल्म का जब नाम मैंने सुना कि अजय अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी, तो किताब तो मैंने पढ़ा था, और जब फिल्म हम लोग शूट करना शुरू किए और एक एक चीज़ें जब सीन आया और हम लोग जानना शुरू किए, तो फिर मुझे लगा कि यार ये सब बातें तो मुझे भी नहीं पता थी, जो अब इस सिनेमा को करने के बाद समझ में आ रहा है। एक दो चीज़ें शेयर करेंगे आप? बहुत सारी चीज़ें, चूंकि ये जर्नी जो है, ये जो फिल्म है, वो उनके गांव से लेके और उनके सीएम बनने तक है। सीएम बनने के बाद की कहानी नहीं है। ठीक है। ये वही चीज़ें हैं जो ना हमने कहीं देखा था ना कहीं पढ़ा था। तो शपथ ग्रहण पे मूवी एंड हो जाती है। हाँ, हम स्पॉइलर नहीं देना चाहते हैं, बट फिर भी आप देखिएगा जरूर जाके। हाँ, तो ये फिल्म शुरू होती है उनके गांव से। और मैं एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं हमारे दर्शकों से, कि आप किसी भी विचारधारा को मानते हो, किसी भी पार्टी दल को मानते हो, पर ये मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये राजनीतिक फिल्म है ही नहीं, ये सीएम योगी की फिल्म है ही नहीं। ये फिल्म है उस बच्चे की, उस अजय की, जो एक पहाड़ में एक साधारण परिवार में पैदा होते हैं, और जहां हमारे जब राइटर और डायरेक्टर पहुंचे रिसर्च करने के लिए, तो उनको गांव से थोड़े दूर ही गाड़ी खड़ा करके पैदल जाना पड़ा। गाड़ी वहां तक नहीं पहुंचती। जहां तक, जिस गांव तक सड़क नहीं पहुंची है, उस गांव से एक बच्चा निकल के और उस प्रदेश का सीएम बनते हैं, और उस प्रदेश को इस तरह से एकदम बदल देते हैं, कानून व्यवस्था ठीक कर देते हैं। तो वो उनकी जो जर्नी है, वो कैसे जब पढ़ाई कर रहे थे तब वो कैसे थे, क्यों वो उन्होंने 22 साल की उम्र में संन्यास लिया, और उसके बाद जब वो गोरखपुर आए, पूरे वो माफियाओं का गढ़ था हमारा गोरखपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, मैं भी गाजीपुर से हूँ जी। तो उसके बीच में सांसद बने, और एक सांसद होने के बाद भी जिस तरह से सरकार और वहाँ के जो बाहुबली थे वो लोग जो प्रताड़ित कर रहे थे, और उसमें से कैसे वो निकल करके और एक हीरा चमका है, ये कहानी है। ये कहानी तो मुझे लगता है कि ये हर किसी के लिए एक इंस्पायरिंग ठीक है कहानी है, ये कोई राजनीतिक कहानी नहीं है। ठीक है, तो इसे हर किसी को देखना चाहिए और देख के फिर अपनी राय देनी चाहिए। प्लीज़ आप देखना ज़रूर। और कहाँ से देखेंगे वो
जगह का नाम भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और एक चीज़ और देखना आप, इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताना चाहता हूँ हमारे चैनल से जुड़ा हुआ, 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने हमारे चैनल पे देखा है, व्यूज़ हैं उतने कुछ समय का मिला के, लेकिन सब्सक्राइब करने वाले उतने नहीं होते हैं। तो और ये फिल्मों के साथ भी होता है कि फिल्मों की तारीफ बड़ी करते हैं, ट्रेलर करते हैं, जाते नहीं है देखने। तो फिल्म भी देखने जाइए और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, सिर्फ देख कर हट मत जाइए, तो उसको सपोर्ट करिए, अच्छा लगेगा। जैसे हमारे टीम को कंटेंट बनाने में अच्छा लगता है, वैसे ही शायद जो मेकर्स होते हैं फिल्म के, उनको भी अच्छा लगता है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से आप तारीफ मत करो, जाके फिल्म देख कर भी आओ। सो थैंक यू फॉर दैट। कितना फ्रीक्वेंटली बात होती है? फ़ोन पे रीचेबल होते हैं योगी जी? हाँ बिल्कुल। नंबर है आपके पास उनका? उनका नंबर किसी के पास नहीं है, वो फ़ोन नहीं रखते, मोबाइल नहीं रखते हैं वो। ठीक है। पर उनके साथ जो लोग होते हैं, हाँ। जो अधिकारी होते हैं, तो उनसे बात करने में तुरंत हो जाती है बात हो जाती है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी की भी रैली में मैंने देखा है कि जब भी वो आजमगढ़ में होते हैं या अराउंड होते हैं, तो आप उस रैली का हिस्सा ज़रूर होते हैं। हाँ। ये क्या कनेक्शन है? कितनी बातचीत हुई है आपकी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से? जब मैं सांसद रहा तो कई बार बात होती थी, पर जब मंच पे आते थे आजमगढ़, तो वहाँ तो बात होती ही थी। और मैं एक बात के लिए बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को भी और मुख्यमंत्री जी को भी, कि एक कलाकार जिसे राजनीति का कुछ पता नहीं है, अगर उसको एक जिम्मेदारी देते हैं तो कोई ऐसा पत्र नहीं होगा जो हमने भेजा होगा और उस पर कार्रवाई नहीं हुई होगी। अच्छा। अगर मैंने आजमगढ़ में कोई गरीब आदमी है और उसको इलाज की आवश्यकता है, और अगर 5-10 लाख तक है तो मुख्यमंत्री जी को लिखता था, मिल जाता था, आ जाता था उसके यहाँ। अगर ज़्यादा है, 20-25 लाख है, तो मैं प्रधानमंत्री जी को लिखता था और वो उसके यहाँ तुरंत पहुँच जाता था। अच्छा जी। उसके अलावा छोटी सी जगह है, अब जाके वहाँ महायोजना लागू हुई है, हम लोगों ने करवाया महाराज जी से निवेदन करके। वहाँ पे रिंग रोड दे दिए, वहाँ पे एयरपोर्ट दे दिए, वहाँ पे एयरपोर्ट चालू कब होगा आजमगढ़ का? एयरपोर्ट मैं वही जनता मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरा आजमगढ़ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जी। मेरी मौसी जी आजमगढ़ से हैं और मैं आजमगढ़ बहुत रहा हुआ हूँ, स्पेशली अतरौलिया बाजार। अतरौलिया, हाँ। और वहीं से थोड़ा और अंदर एक एदिलपुर का इंटर कॉलेज भी पड़ता है, वहाँ पर मेरे मौसा जी पढ़ाते हैं, तो मैं वहाँ बहुत रहा हुआ हूँ। और एक चीज़, क्योंकि अगर हम दिल्ली से या मुंबई से आजमगढ़ बहुत जनता जाती है, तो आज भी वो एयरपोर्ट का इंतज़ार करिए, वो कब बनेगा। बिल्कुल। और मैं जब वहाँ पे गया, 1.5-2 साल मुझे अवसर मिला था। उस 1.5-2 साल में मैंने इतनी भाग दौड़ की DGCA में, और वहाँ से एक छोटी फ्लाइट तो शुरू हुई भी लखनऊ के लिए, लेकिन आगे जो ये था प्लान था मेरा कि वो मैं दिल्ली के लिए और मुंबई के लिए 2 फ्लाइट तो शुरू करवानी ही थी। लेकिन अब मैं हूँ नहीं वहाँ पे अभी, तो धर्मेंद्र भैया हैं जी, तो कितना भाग दौड़ करते होंगे अब तो उनको पता होगा। ठीक है। लेकिन एक चीज़ है कि आप जब तक भाग दौड़ नहीं करेंगे काम नहीं होगा, तो काम नहीं होगा, क्योंकि वो बार बार जाना पड़ता है, जा कर के चीज़ें करवानी पड़ती है। तो मैं जब था तो मैं तो जाता था, मैं कई बार गया था, और बस मैंने कहा भी था कि भाई एक बार और मौका दीजिए, हम देखिए उड़ाते हैं यहाँ से जहाज। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे भी मुझे लगता है कि जितने एयरपोर्ट बने हैं उत्तर प्रदेश में, हर जगह से उड़ानें अब शुरू हो ही रही हैं, तो वहाँ से भी हो ही जाएंगी। एक आर्टिस्ट जब पॉलिटिशियन बनता है, पॉलिटिक्स में आता है, तो उनके जो सीनियर्स होते हैं, उनके जो बॉसेस होते हैं, उनकी तरफ से उनको कौन सी ऐसी एक इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग होती है या पॉइंट्स होती है? जैसे आप आए तो योगी जी का आपको क्या इंस्ट्रक्शन था कि क्या करना है आपको, या मोदी जी का आपको क्या जनरली सजेशन होता था जब आप उनसे मिलते थे? एक ही था कि आप वहाँ बने रहिएगा। बने रहिएगा का मतलब? कहने का मतलब कि आप जीत गए तो वहाँ से ऐसा नहीं कि फिल्म करने मुंबई चले गए। अच्छा। आप वहाँ रहेंगे तो ही लोग आपसे बात कर पाएंगे। ओके। तो मैं वहाँ पे रहा, और 2 साल में मैंने करीब 22 फिल्में बनाई आजमगढ़ में। अच्छा, आजमगढ़ में ही रह के बनाई भी? हाँ, तो उसका फ़ायदा ये होता था कि मैं अपना भी काम कर रहा था और जनता का भी काम कर रहा था, कि वो जो भी लेके आते थे कि मेरा ये काम है, मेरे गांव का ये है, यहाँ का ये है, तो वो भी हम लोग मतलब वो एकदम फिल्मी स्टाइल हो गया था कि एक तरफ शूटिंग चल रही है, एक तरफ ऑफिस चल रहा है, खेत में ही बगीचे में कंप्यूटर भी लगा हुआ है, ठीक है, और वहीं टाइप हो रहा है और भेजा जा रहा है मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, जिस भी विभाग का काम है जी। तो वो उन्होंने हमें कहा था बने रहना वहाँ कि वहाँ रहना है, क्योंकि आप रहोगे नहीं तो मिल ही नहीं पाएंगे, तो बताएंगे कैसे। सही बात है। पर अगर आपको फिल्म की शूटिंग के लिए अगर बाहर जाना पड़े,
तो आपको छुट्टी कौन देता है? आपको छुट्टी नड्डा जी से लेनी पड़ती है, मोदी जी से लेनी पड़ती है, या ओम बिरला जी से लेनी पड़ती है? मैं एक बाहर सांसद होने गया के ही नाते। नहीं, हाँ। मैं बाहर गया ही नहीं, मैं रहा आजमगढ़ में ही रहा। स्कैम की शूटिंग तो आई थिंक वो पहले ही कर लिया पहले था। हो गई थी। हाँ, वो पहले ही हो गई थी। और कभी अगर जाना भी पड़ता था तो अगर सदन नहीं चल रहा है तो हम लोग अगर 10 दिन के लिए 5 दिन के लिए जाना चाहे तो जाके फिर जाके आते। क्षेत्र में आ जाते थे। सदन चल रहा है तो फिर उस समय हम शूटिंग रखते भी नहीं थे। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में अगर मैं बात करूं तो कभी प्रधानमंत्री से या मुख्यमंत्री से आपको कोई सजेशन आया है कि इस इंडस्ट्री में डेप्थ लाने के लिए क्या किया जाए? क्योंकि एज अ रीजनल सिनेमा की बात करें तो बाकी रीजनल सिनेमाज में डेप्थ है जी। और भोजपुरी सिनेमा को बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि भाई थोड़ा वल्गर हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे शब्दों का, गानों का उपयोग होता है जो सही नहीं है। तो इवॉल्व कैसे होगी इंडस्ट्री? तो इस पे कोई सजेशन, आप लोगों की कोई आपस में बातचीत, आपका कोई प्लान? बिल्कुल, हम लोग यही प्रयास करते हैं कि अच्छे विषय पे फिल्म बने। और थोड़ा सा लोगों में कन्फ्यूजन इसलिए भी है कि वो भोजपुरी के जो एल्बम के गाने होते हैं उसको समझ लेते हैं कि ये फिल्म है। फिल्म अलग है और फिल्म जो है उसको सेंसर बोर्ड पास करेगी तभी आप दिखा पाएंगे। और सेंसर बोर्ड तो एक गाली पास नहीं करती है, वल्गर सीन कैसे पास करेगी? तो भोजपुरी सिनेमा में कुछ ऐसा नहीं होता है। बट बहुत सारे हैं ऐसे लोगों के ऑब्जेक्शंस हैं उस पे। वो फिर देखते हैं एल्बम और उनको देख के लगता है कि ये भोजपुरी फिल्म का ही है, पर वो फिल्म नहीं है, वो एल्बम है। तो इसके लिए हम लोगों ने कई बार ये मांग भी रखा अपने यूपी गवर्नमेंट से भी और बिहार से भी कि आप एल्बम के लिए भी यहाँ एक सेंसर बोर्ड बनाइए। ठीक है। मतलब ये नहीं कि घर में कोई बैठा है कहीं से कुछ भी बना के डाल दे रहा है, कुछ भी जो तो मन ऐसा में हो आए। रहा है अभी भी? हाँ हाँ, हो रहा है। कोई कंट्रोल नहीं है उस पे? कोई कंट्रोल नहीं है, जिसको जो मन में आए वो कर रहा है, तो वो उस पर थोड़ा कंट्रोल करना जरूरी है। पर ओवरऑल भी आप लोग इंडस्ट्री में भी जब बैठते हैं तो इसके लिए प्लानिंग हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल प्लानिंग होती है और उस पर बहुत अच्छा काम भी हो रहा है। बहुत अच्छी फिल्में बन रही है। आप देखिए आई थिंक आपकी फिल्म जो बॉर्डर थी वो वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉर्डर थी, भोजपुरी निरहुआ सिनेमा। हिंदुस्तानी थी, पटना से पाकिस्तान थी, राजा बाबू थी, अभी आई है फसल जो किसान के ऊपर मूवी है, उसकी पहले मंडप आई, मैं मायके चली जाऊंगी, और भी लोग जो बना रहे हैं, विद्या आई, बहुत सारी अच्छी फिल्में। और एक चीज़ और अच्छा हुआ कि कोविड के बाद जो थिएटर थे वो लगभग बंद हो गए क्योंकि मेंटेनेंस उनका था नहीं। वैसे भी जो एकदम कबाड़ हो चुके थे वहीं लगती भी थी और वो कोविड में ख़त्म ही हो गए। तो फिल्में बनने लगी टेलीविज़न के लिए, और टेलीविज़न पे यूए सर्टिफिकेट की ही फिल्म आप चला सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली वो सारी फिल्में लोग अच्छे सब्जेक्ट पे ही बनाना शुरू कर दिए, तो वो एक अच्छा बदलाव हो गया। रीजनल सिनेमा में आपको कहाँ का सिनेमा आपको ज़्यादा अच्छा लगता है आपके हिसाब से? मुझे मराठी सिनेमा अच्छा लगता है, बंगाली अच्छा लगता है, तेलुगु, तमिल, मैं सब सिनेमा देखता हूँ, सब अच्छा लगता है। कोई फिल्म याद आती है आपको रीजनल सिनेमा की कोई? बिल्कुल, जैसे अपना हम लोग मराठी फिल्म की बात करें तो मी शिवाजीराव बोलतो है, मूवी है, तीचा उंबरठा है, बहुत सारी फिल्में हैं। उसके अलावा अगर हम तेलुगु तमिल की बात करें तो वहाँ भी एक से एक फिल्में हैं जो हम लोग, बकड़ू है, और एक तो फिल्म आई थी जो हिंदी में भी थी, रामचरण तेज की। ठीक है। तो बहुत सारी फिल्में हम देखते रहते हैं। मराठी आपने बोला, लेकिन मराठी भाषा से आपको प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे क्या बात कर रहे हैं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगा? आपका एक स्टेटमेंट वायरल हुआ था। नहीं, वायरल वो गुंडागर्दी पे मुझसे प्रॉब्लम है मुझे। ओके। मुझे किसी भाषा से प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छी प्यारी भाषा है मराठी पर आपने भाषा। बोला कि मैं नहीं बोलूंगा, देखता हूँ मुझे कौन मैं निकालता इसलिए है। बोला कि आप अगर धमकी दे रहे हो हाँ। तो आप गुंडागर्दी कर रहे हो, तो आपकी गुंडागर्दी नहीं बर्दाश्त करूंगा, मैं ये कहा था। और किसी को नहीं करना चाहिए। कानून अगर कोई है, अगर उसको हम नहीं मान रहे हैं तो बात अलग है। आप जबरी करोगे हमारे साथ तो वो बर्दाश्त नहीं है। बाकी हर भाषा सीखना चाहिए, हर भाषा का सम्मान होना चाहिए। मराठी बहुत प्यारी भाषा है। आती है आपको मराठी? मुझे नहीं आती क्योंकि मैं भोजपुरी फिल्म करता हूँ। बिल्कुल थोड़ी भी नहीं आती? मतलब बोलू शकता का तुम्ही? इतका बोलू शकता का नाही? बोलू शकता, इतना तो बोल ही दिया मैंने। मी मराठी मानुष आहे, ठीक है। इतना ये भी बोल दिया मैं।
ऐसा नहीं है। देखिए, जब आपसे कोई भाषा, जिस भाषा में बात करेगा, আমি খুব ভালো করে বাংলা বলতে পারি, কেন? যে आप तो कलकत्ता में আমার পড়াশোনা ওখানে হয়েছে, তো আমি पूरा समय আমি बिताया काफी জানি, आपने। बांग्ला जानी। अब मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं महाराष्ट्र में, तो वो मराठी पढ़ रहे हैं, वो मराठी बोलते हैं। किसी को प्रॉब्लम नहीं है किसी भाषा से। गुंडागर्दी से प्रॉब्लम? गुंडागर्दी से प्रॉब्लम है। गुंडागर्दी ना हम यूपी में सहेंगे, ना महाराष्ट्र में सहेंगे, ना भारत के किसी भी कोने में हम किसी की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिर्फ हमने ये कहा था। और यही सेम योगी जी भी बोलते हैं हाँ। ठीक है। अमिताभ बच्चन जी के साथ भी आपने काम किया है, जी। कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करने का? अब वो सपने जैसा था कि मतलब आप जिनको देख के, पहली फिल्म मैंने जीवन की पहली फिल्म उनकी ही देखी थी, इंद्रजीत। ओके। हाँ। और जिनको देख के हम सीखे, जिनको देख के बड़े हुए, उनके साथ काम करने का अवसर मिला, तो वो तो मैं ब्लैंक ही हो गया उनके सामने जाने के बाद। पर वो बहुत महान कलाकार हैं। उनको अगर समझ में आ जाता है कि हमारे सामने जो कलाकार बैठा है वो मुझे देख के ब्लैंक है, तो वो जो करने लगते हैं, कंफर्टेबल करते हैं। हाँ, बातचीत करके। और तो आप स्ट्रेस में आ गए थे, आप टेंशन? हाँ, मैं तो एकदम ब्लैंक था। तो बोले इधर आओ बैठो बैठो। यहाँ हाँ हाँ। और मैं कुछ डायलॉग बोल रहा हूँ, इसको जरा भोजपुरी में बताओ, तो वो बहुत सारा जो करने लगते हैं और फिर आपको कंफर्टेबल कर देते हैं। तो वो उनकी महानता है। उस फिल्म में जया जी भी थी? जया जी भी थी। उन्होंने भी आपको कंफर्टेबल किया? हाँ हाँ, वो भी मेरे माँ की भूमिका में थी। उन्होंने मारा भी 3-4 लाठी मुझे। एक सीन में मारना था उनको, नेचुरल है। हाँ, तो 3-4 लाठी ठोका था उन्होंने। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपने आपकी 2 फिल्मों को प्रियंका चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया। जी। ये कैसे हुआ? मतलब 2016 में एक फिल्म आई थी आपकी, बम बम बोल रहा है काशी, और 2018 में आई थी काशी अमरनाथ। इन दोनों फिल्मों को प्रियंका चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया। बिल्कुल, क्योंकि उनका भी कनेक्शन झारखंड से है, भोजपुरी भाषा से उनका भी कनेक्शन है। और कोई भी व्यक्ति कहीं भी पहुंच जाए, जब उसको कभी भी अवसर मिलता है अपने भाषा के लिए काम करना, मातृभाषा के लिए, अपने रूट्स के लिए, तो जरूर करता है। और प्रियंका जी ने भी वही किया। जब उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत की, तो उन्होंने भोजपुरी में भी फिल्म बनाई। तो आप अभी भी टच में हैं प्रियंका चोपड़ा से? जैसे मैं उनकी जो माता जी हैं, मधु चोपड़ा जी, उनसे मैं मिलता रहता हूँ, चूँकि मुंबई में ही वो डॉक्टर हैं। बट प्रियंका से बात नहीं होती है? नहीं, मतलब अगर वो कभी हैं मुंबई में और हम लोग कहीं किसी फंक्शन में मिले तो बात होती है। अच्छा। हाँ, नहीं तो फिर मधु जी से बात होती। क्योंकि 2016 और 18 में फिल्म प्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि तब तक प्रियंका इंटरनेशनल मूवीज और सीरीज में काम करना शुरू कर चुकी थी जी। तो अगर वहां भी कर रही हैं और भोजपुरी सिनेमा में भी इन्वेस्ट कर रही हैं, तो ये बड़ा उन्होंने नाम भी उन्होंने ही दिया था, काशी, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा ने नाम दिया जी जी, उनका नाम जो था उस फिल्म में बाजीराव मस्तानी, हाँ, उसमें उनका नाम काशी था। अच्छा हाँ, करेक्ट, ठीक है। तो वहां से उन्होंने वो नाम दिया था, काशी अमरनाथ। तो आगे भी कुछ प्लान है उनके साथ, वो और प्रोड्यूस करेंगे? बिल्कुल। और एज अ प्रोड्यूसर उनको प्रॉफिट हुआ था इन दोनों वेंचर्स में? अब उसके बारे में तो जब वो मिलेंगी तो उनसे पूछिएगा, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। पर हाँ, फिल्म बहुत अच्छी बनी थी। दोनों फिल्में अच्छी थी जी। ये जो बड़े स्टार्स होते हैं जिनको मतलब बॉलीवुड या इंटरनेशनल लेवल पे जिन्होंने ज़्यादा ख्याति पाई होती है, बड़े स्टार आप भी हैं, तो इनसे कितना इजी होता है बाद में भी कनेक्ट रख पाना, बातचीत हो पाना? अमित जी से आपकी बातचीत होती है या इसकी पॉसिबिलिटी होती है? नहीं, बातचीत तो नहीं होती है, पर हाँ, कभी उनकी शूटिंग हो रही है फिल्म सिटी में और मेरी भी शूटिंग हो रही है, तो मैं जाके मिल लेता हूँ। मिल लेते हैं आप? हाँ, मिल लेता हूँ, हालचाल ले लेता हूँ और उनका आशीर्वाद मिल जाता है। बाकी ऐसे कोई फोन वोन नहीं। पर अगर मैं भोजपुरी सिनेमा के स्टार्स की बात करूं, बड़े आर्टिस्ट की बात करूं, रवि किशन जी हो, मनोज तिवारी जी हो, आप लोगों का कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है? व्हाट्सएप ग्रुप की ज़रूरत नहीं है, बस एक कॉल की ज़रूरत है। चाहे मनोज भैया हों, रवि भैया हों, कभी भी कॉल करिए, तुरंत जवाब मिलता है, तुरंत बात। आपसे ज़्यादा कनेक्टेड कौन है? किससे आप ज़्यादा क्लोज? दोनों ही। दोनों ही, हाँ। और दोनों लोग ही मुझे बहुत प्यार करते हैं। और हमेशा ये होता था कि अगर मैं सदन में भी हूँ तो अगर रवि भैया हैं तो उनके साथ मैं बैठा मिलूंगा, और अगर मनोज भैया हैं तो मैं उनके साथ बैठा मिलूंगा। क्या बात करते हैं जनरली आप लोग? हाँ, नॉर्मली यही सब बातें होती है कि और क्या किया जाए, कैसे किया जाए, और क्या चल रहा है, इसको और अच्छा कैसे करना है। जैसे हम लोग एक विषय पे बहुत बात करते हैं, भोजपुरी भाषा को मान्यता कैसे मिले। ठीक है। इस विषय पे हम लोग काफ़ी काम किए, बहुत सारा हम लोगों ने
साहित्य जुटाया और सारी चीज़ें हम लोगों ने कराया, और हम लोग उस पर काफ़ी प्रयासरत हैं कि वो हो जाए, संविधान में उसको मान्यता मिल जाए। मान्यता मिल जाए। क्योंकि अब आप देखिए कि फॉरेन कंट्री में जैसे नेपाल है, जी, मॉरिशस है, वहाँ भोजपुरी को मान्यता है भाषा के रूप में, ठीक है। पर भारत में नहीं है। तो वो एक हमने मांग भी रखा था। मैं जब सांसद बना तो पहली जो मेरी मांग थी सदन में वो यही थी कि भोजपुरी को भाषा के रूप में मान्यता दिया जाए। और जो रिलेटिवली जो यंगर आर्टिस्ट हैं, पवन सिंह हो गए, खेसारी लाल हो गए, इनसे भी आपकी बातचीत हाँ, होती है? बात होती। उनसे रिलेटेड कंट्रोवर्सीज भी बहुत आती है। पवन सिंह अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा हाँ कंट्रोवर्सी में थे कि उनका हाँ, बिहेवियर थोड़ा तो सही नहीं है। उनसे बात होती है तो मैं उनको बोलता रहता हूँ, क्या? टोकता रहता हूँ कि थोड़ा सोच समझ के चला करो। क्या जवाब होता है उनका? बोलता अरे भाई हम कुछ जानबूझ के ना करीला, पता न कहाँ से का उल्टा हो जाला, समझे में ना आवेला। तो एक चीज़ है पवन सिंह जी का कि वो बहुत रियल आदमी है, बनावटी नहीं है। ठीक है। जो हैं वो हैं। पर जो हैं वो बहुत लोगों को पसंद नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि भाई यही आप, इम्पोर्टेंट बात है। हाँ हाँ, कि मतलब, पर वो वही हैं। ये क्या बात है? हाँ, मतलब रियलिटी उनकी वही है जो वो दिखते हैं। ऐसा अभी वो राइज एंड फॉल में दिख रहे हैं, तो वो जैसे वहाँ बात कर रहे हैं ना, बाहर भी वैसे ही बात करते हैं, वो वैसे ही। नहीं, बात तक तो ठीक है। हाँ उसके बाद हाँ, वो ठीक नहीं है। और उसके लिए हम लोगों ने भी कहा कि अगर वो कलाकार के शरीर पे कुछ लगा भी होगा तो आप उसको पूछ के पहले फिर कहते कि ये हटा दूं, या किसी को बोल देते तुम काहे हटाने लगे। बोले अब क्या करी भाई, गलती हो गई। तो उसके लिए उन्होंने माफी भी मांगा, हाँ, कि वो गलती तो हो आप लोग गई। बात भोजपुरी में ही करते हैं? हाँ, भोजपुरी में कैसे बतियावेला आप लोग? एकदम ऐसे ही जैसे आपसे बतियावत नहीं। देखा, मैं भोजपुरी आवेला, मराठी आवेला। अब आजमगढ़ से कनेक्शन बा तो भोजपुरी अइबे करी, और महाराष्ट्र में आप रहबे करे नहीं, हाँ जी, हाँ जी, पले बड़े वहाँ पे तो वहाँ सो आई थिंक भाषा के बारे में एक जो चीज़ है वो आई थिंक आप लोग भी एज एन आर्टिस्ट एक्नॉलेज करते हैं कि जितनी ज़्यादा आए उतनी ज़्यादा अच्छी है। और जो नॉर्थ इंडिया के होते हैं, जो हम जैसे क्षेत्र से आते हैं, उनके लिए अगर आप मानिए जो दक्षिण भाषी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे तो पछतावा होता है कि अगर वहाँ पे भी थोड़ा समय रहने को मिलता तो तेलुगु भी सीख लेते, तमिल भी सीख लेते, मैं तो मलयालम भी थोड़ा सीख थोड़ा लेते। सीख भी लिया था अंदर के नमस्कारम, अच्छा क्योंकि शूटिंग करने वहाँ जाते थे। जी, जी। हाँ, तो थोड़ा तो देखिए क्या है कि ये हर कोई मानता है कि आपको जितनी ज़्यादा भाषाएं आएगी वो आपके विकास के लिए अच्छा है, एज एन आर्टिस्ट तो और भी अच्छा है। आपके तरक्की के लिए अच्छा है। आज ही मुझे अगर मराठी फिल्म मिल जाए तो सीखना ही पड़ेगा ना, हुँ, चाहे गुजराती फिल्म मिल जाए तो सीखना ही पड़ेगा। हुँ, तो कलाकार के लिए तो बहुत ज़रूरी है। जी। तो वो मुद्दा था ही नहीं, वो बहुत गंदी राजनीति है भैया, वो मुद्दा वैसा नहीं था। यूपी को कहाँ देखते हैं आप अगले कुछ सालों के लिए? आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश कितना इम्पैक्ट डालेगा देश पे? और उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है अभी भी बाकी हैं, अच्छे से की जा सकती हैं? हाँ, बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। और जो विज़न प्रधानमंत्री जी का है जी। कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें मुझे लगता है कि सबसे बड़ा योगदान जो होगा वो उत्तर प्रदेश का होगा। क्योंकि उनके विज़न पे जो हमारे योगी जी हैं वो पूरी तरह से, मतलब पॉइंट टू पॉइंट वो काम करते हैं। जो भी मैं देखता हूँ, मैंने जितना देखा है, जो भी मोदी जी की योजना आती है, जो भी उनका विज़न होता है, उस पे एकदम सीधा जो चलने वाला व्यक्ति मुझे दिखते हैं वो योगी जी दिखते हैं। हुँ, हुँ। वो हर चीज़ को लागू करते हैं और पूरी तरह से करते हैं। हुँ, हुँ। आज आप देखिए कि यूपी को उन्होंने एक्सप्रेसवे प्रदेश बना दिया है। इतने एक्सप्रेसवे बना दिए, जो एक्सप्रेसवे बने हैं उनके दोनों किनारों पर अब जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया भी डेवलप हो रहा है, तो वहाँ रोजगार के भी अवसर बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश को कानून व्यवस्था दुरुस्त करके उन्होंने इतना सुरक्षित बना दिया है हुँ। कि अब किसी को वहाँ किसी से भय नहीं है। न किसी बेटी को भय है, न किसी व्यापारी को भय है, न किसी को वहाँ आने जाने से कोई। पहले तो हम लोग कहते थे चलो यूपी शूटिंग में, तो बोलते ना नहीं जाएंगे। पर आज जितनी शूटिंग मुंबई में हो रही है उतनी ही शूटिंग यूपी में भी हो रही है। हमने सुना है देश के बाहर भी बहुत शूटिंग हो रही है भोजपुरी सिनेमा की। बिल्कुल होती है। और बाहर भोजपुरी सिनेमा का शूटिंग करना सस्ता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, ये सही है क्या?
नहीं नहीं, सस्ता नहीं है। अगर कोई ज़रूरत होती है हमें, जैसे निरहुआ चला लंदन, हाँ। तो अब टाइटल ही है लंदन जाने का, तो लंदन जाना ही पड़ेगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि सस्ता नहीं है। हाँ। शूटिंग के खर्चे तो हर जगह एक जैसे ही होते हैं। ट्रैवलिंग में ही वहाँ आने जाने में इतने ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। आप प्रोड्यूसर भी हैं, जी। तो भोजपुरी सिनेमा के बिजनेस को अगर आप समझा पाएँ हमारे दर्शकों के लिए, तो कैसे समझाएँगे कि जनरली एक अच्छी फ़िल्म बनाने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट किया जाता है? उसमें से ज़्यादातर पैसा किसको जाता है? आर्टिस्ट कितना अच्छा उनको पेमेंट मिलता है? और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी होती है? अगर आप ये थोड़ा संक्षेप में समझा मैं पाएँ। जितना जानता हूँ, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहाँ जब आप फिल्म बनाते हैं तो आपको इतनी सिक्योरिटी होती है कि आप जो पैसे लगा रहे हैं ये डूबेगा नहीं। ठीक है। उसका कारण क्या है कि जिस बजट में फिल्म बनती है उसकी रिकवरी आपको पता है हुँ। कि आपको इस टेरिटरी से इतना पैसा आएगा, डिजिटल से इतना पैसा आएगा, हुँ, हुँ। हमारे सैटेलाइट से इतना पैसा आएगा। इन दिनों एक बदलाव आया है। हुँ। पहले 80% रिकवरी होती थी थिएटर से, ठीक है। 20% रिकवरी होती थी डिजिटल और सैटेलाइट से। सैटेलाइट राइट से, ठीक है। अब सीधा उल्टा हो गया है। ओटीटी से ज़्यादा पैसे आ जाते हैं। लगभग 90% रिकवरी अब होती है ओटीटी। और ये आप भोजपुरी की बात करें या ओवरऑल बात नहीं नहीं, करें? मैं भोजपुरी की बात ठीक कर है, रहा हूँ क्योंकि हिंदी तो अभी भी चल रहा है ठीक है। मल्टीप्लेक्स में। अभी तक भोजपुरी मल्टीप्लेक्स में ठीक तरीके से चला नहीं। हुँ, हुँ। तो 90% रिकवरी जो है वो होती है डिजिटल, ओटीटी और आपके सैटेलाइट से, और 10% की रिकवरी जो है वो थिएटर से होती है। जी, आर्टिस्ट को अच्छा पैसा मिलता है एक बिल्कुल एक्टर को? बिल्कुल मिलता है। क्या रेंज होगा? कितना मिल जाता होगा एक आर्टिस्ट को? डिपेंड करता है कि आर्टिस्ट कैसा है। अगर टॉप 3-4 जो आर्टिस्ट हैं वो हैं तो आपके पूरे बजट का लगभग 20% उनको जाता है। आप मान के चलिए कि अगर 2 करोड़ की फिल्म है हुँ, हुँ। तो उसमें लगभग 60-70 लाख रुपए जो है वो आर्टिस्टों में जाता है। आर्टिस्टों में? हाँ, मतलब टोटल। टोटल में? अच्छा। हाँ, और बाकी जो है वो आपकी मेकिंग में। तो एक टॉप का एक्टर कितना कमाता है सर भोजपुरी सिनेमा से? सपोज़ अगर 10 करोड़ की फ़िल्म है, 10 करोड़ ज़्यादा बजट है भोजपुरी के लिए हाँ, या? बहुत ज़्यादा है। अच्छा क्या अच्छा, हाँ, भोजपुरी फिल्म बहुत ज़्यादा तो 1.5 से 2 करोड़ में बनती है। अच्छा। 30 दिन 25 दिन में हम लोग शूटिंग कर लेते हैं। तो डेढ़ और एडिट होके टेबल पे आके फिर पोस्ट टोटल प्रोडक्शन में टोटल करते? पूरा खर्च जो है उसका 1.5 से 2 करोड़। अच्छा। हाँ, तो उसमें जैसे अगर आप एक्टिंग कर रहे हैं तो आपको कितना फ़ीस मिलता होगा उसका? मैं 50 लाख तक गया हूँ, अच्छा। पर डिपेंड करता है कि और ये हाईएस्ट माने इसको? हाँ, मेरा तो हाईएस्ट है, बाकी लोग और लेते होंगे तो मुझे पता नहीं। ठीक है। पर ये एक चीज़ और हम लोग ध्यान रखते हैं कि अगर कोई फ़िल्म ऐसी बन रही है हुँ, हुँ। जिसमें ज़्यादा डेज़ शूट करने की आवश्यकता है, जैसे 25 दिन में नहीं बन के वो 40 दिन में बन रही है, तो हम अपनी फ़ीस कम कर देते हैं हुँ। कि अब ये जब नंबर ऑफ डेज़ बढ़ गए शूटिंग के, तो मतलब खर्च वहाँ ज़्यादा लगने वाला है, तो हम कम कर आप लेते हैं। एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि वो फिर मेकिंग पे खर्च हो रहा है। हाँ। लेकिन मेकिंग पे खर्च नहीं करोगे तो फिर हम लेंगे क्योंकि हमको मिलता है उतना। हुँ। तो वो उस तरीके से होता है। तो अगर 2 करोड़ में फ़िल्म बनी है, तो ये कितना कमा लेती है? डबल कमा लेती है, उससे ज़्यादा कमा लेती है? डिपेंड करता है, जैसे मेरी बहुत सारी फ़िल्में हैं जो 300 मिलियन, 400 मिलियन अब यूट्यूब पे चल रही हैं। हुँ, हुँ। तो जब थिएटर में थी और 2 करोड़ मान लीजिए बिहार से आ गया, 50 लाख यूपी से आ गया, हुँ। पंजाब से आ गया, नेपाल से आ गया, बाकी जगहों से आ गया। वो सब आने के बाद अभी वो यूट्यूब पे भी 300-400 मिलियन लोग देख रहे हैं, तो वो आ रहा है। तो है ऐसा। इस फ़िल्म के लिए आपने कितने पैसे लिए? योगी जी की? अच्छा, मुझे याद भी नहीं है और मैंने कुछ ऐसा शर्त भी नहीं रखा था, अच्छा। क्योंकि जब मैं ये किताब पढ़ा था तो मुझे लगा था कि इस पे फ़िल्म बननी चाहिए। शांतनु गुप्ता जी की बुक? जी। और जब ये फ़िल्म बनने लगी तो डायरेक्टर साहब ने जब मुझे कहा कि आप मैं चाहता हूँ कि एक रोल करिए, हुँ, हुँ। तो मेरा ऐसा था कि मतलब योगी जी पे फ़िल्म बन रही है और मुझे रोल मिल रहा है। हुँ, हुँ। तो मैंने कहा आप जो बोलिए मैं करूँगा इसमें, बस कुछ भी करा लीजिए मुझसे, मैं तैयार हूँ। हुँ। तो जो भी मिले होंगे मैं उतना क्योंकि डायरेक्टली पैसे के बारे में मैंने बात नहीं किया था तो मुझे नहीं याद है। ठीक है। पर हाँ, पैसे के लिए मैंने ये फ़िल्म नहीं की। पर कुछ ऐसी फ़िल्में होंगी आपने करियर में सिर्फ़ पैसे के लिए ही की होंगी? आपने देखा नहीं होगा भाई जो भी है पैसा चाहिए कर लेता हूँ। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं करते। ऐसा नहीं करते? ऐसा बिल्कुल नहीं करते क्योंकि वो पैसा कमाने का ज़रिया हमारे पास और भी है, हम स्टेज शो कर लेंगे। हुँ, हुँ।
हम एल्बम गा लेंगे। फिल्म करते हैं तो वो ना, फिल्म से हमारा एक प्रेम है बचपन से। ठीक है। हम बहुत फिल्मची आदमी हैं, हम बचपन से ही मतलब भाग के घर से फिल्म देखते थे। फिल्मची। हाँ, तो फिल्म जब हम करते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि ये फिल्म लोग देखें तो उनको अच्छा लगे और उनके दिल से निकलना चाहिए, जियो क्या फिल्म बनाया है। तो वो ध्यान रखते हैं, वहाँ पैसे के लिए बहुत हम वो नहीं देखते हैं। इस फिल्म में, जो योगी जी की फिल्म है अजय, इसमें आप एक तरीके से सूत्रधार बने हैं, तो अपने रोल के बारे में थोड़ा बताइए। ये देखिए, मैं इसमें पत्रकार की भूमिका में जी। और जो मेरा पर्सनल अनुभव था वो मुझे बहुत इसमें काम आया कि जब मैं सांसद था आजमगढ़ में, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मुझे ज़ीरो नॉलेज था राजनीति के बारे में, उस क्षेत्र के बारे में, पर जो पत्रकार वहाँ हमको मिलते थे वो बताते थे कि यहाँ पे ये ठीक हो जाए तो ठीक हो जाएगा, अगर ये यहाँ बन जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि पत्रकारों को सब पता है पूरे एरिया के बारे में कि कहाँ पे क्या गड़बड़ है। सही बात है। तो वो मुझे काम आया कि मैं 1.5-2 साल में ही आजमगढ़ की जितनी चीज़ें थी उसको करवा पाया। ठीक है। तो मेरा मानना है कि अगर एक राजनेता जो अच्छा करना चाहता है और एक पत्रकार जो समाज में अच्छा करना चाहता है, और ये दोनों अगर मिल जाएं तो उनके लिए आसान हो जाएगा। और वही किरदार मैंने इसमें निभाया है कि अगर कुछ उस दौरान जब मैं पत्रकार की भूमिका में हूँ कि कुछ गलत हो रहा है सिस्टम में या वहाँ पे उस लोकसभा क्षेत्र में, तो वो मैं बताता हूँ महाराज जी को। ठीक है। और उनका ये रहता है कि तुम मुझे क्यों बता रहे हो, छाप क्यों नहीं रहे हो, सच छापो, सच बताओ कि ये क्या चल रहा है। तो ये होता है कि मतलब सिर्फ मेरे चाहने से नहीं होगा, इसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनको आपको थोड़ा कंट्रोल में लाना पड़ेगा, आपको वो चीज़ें करनी पड़ेगी। तो आप ये इनपुट फिल्म में उनको देते रहते हैं और वो उसको करेक्ट करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पर मुझे ये बताइए कि अदरवाइज ये कोलैबोरेशन बहुत खराब भी है। कुछ लोग कहते हैं कि मीडिया सरकार के साथ मिलके काम कर रही है, सिर्फ कमियों पे ही नहीं, मतलब फिर तो मीडिया सरकार की हो गई। नहीं, इस तरीके से नहीं, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, मैं फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक अलग क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं, वो भी आपका क्वेश्चन सही है, पर मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर अच्छा करना चाहते हैं, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई नेता हो, जो अच्छा करना चाहते हैं तो वो फिर कोलैबोरेशन बहुत अच्छा है। ठीक है, उनको कोलैबोरेट करना चाहिए। हाँ, पर अगर कोई लुटेरा है तो फिर उसके लिए तो कोई मतलब वो कोलैबोरेट करे ना करे, वो जहाँ रहेगा वहाँ लूटेगा। पर मोदी जी और योगी जी ने राजनीति में एक चीज बहुत अच्छा किया, जो राजनेताओं की छवि थी उसको इन्होंने चेंज किया। पहले ये था नेता माने कि मतलब अच्छा लुटेरा, घुसखोर, ये चोर, यही सब शब्द हम लोग सुनते थे। लेकिन मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया कि भाई न खाएंगे न खाने देंगे। वो जितना भागते हैं, दौड़ते हैं, जितना काम करते हैं, उतना बाकियों से भी करवाते हैं। मतलब आज के डेट में आपको सांसद बनना और विधायक बनना और मंत्री बनना, अब वो दिन नहीं है कि आप बन के और बैठे हैं कुर्सी तोड़ रहे हैं। नहीं, इतना भागना है, इतना दौड़ना है कि फिर आदमी सोचने लगता है कि कहाँ फंस गए। ठीक है। क्यों, मैं देखा हूँ। फोन ऑफ करना का सिचुएशन आ जाता है? नहीं, अरे बाप रे, ऑफ होगा तो फिर दूसरे फोन पे फोन आ जाएगा कि ये है ये। अच्छा, पहले तो अगर आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो आप 24 घंटा आपकी ड्यूटी है। ठीक है। हाँ, काम रुकता नहीं है, वहाँ चलता रहता है, और जनहित का काम। मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत लोग एक शब्द यूज करते हैं राजनीति में कि हमको कोई जिम्मेदारी दीजिए, पर मोदी और योगी वो हैं कि जिम्मेदारी आप खाली ले के बैठ नहीं पाएंगे, उसको निभाना पड़ेगा, इतना वो ध्यान रखते हैं। और मुझे लगता है कि इसी वजह से वो जो छवि एक थी नेताओं की वो बदली है कि भाई आप काम करना है तो आइए, आपको बदलाव लाना है तो आइए, आपको सेवा करना है तो आइए। क्योंकि हम कर रहे हैं सेवा, चाहे मोदी जी हों चाहे योगी जी हों, उनका काम ही यही है। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, त्याग दिया है। अब उनका एक ही उद्देश्य है कि हमको सेवा करना है, नेशन फर्स्ट, उनको देश के लिए काम करना है। तो अगर आपको भी करना है तो आइए, नहीं तो फिर वो
कहते हैं कि फिर रहने दीजिए आप। आगे भी चुनाव लड़ेंगे, मौका मिला तो? वो पार्टी तय करती है। अगर पार्टी ने आदेश किया कि आपको प्रचार करना है तो हम प्रचार करते हैं, चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ते हैं। ये पूरी तरह से पार्टी का विषय है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। बट आपका पॉलिटिकल एस्पिरेशन है कि मुझे लगता बने है रहना है कि पॉलिटिक्स में इसलिए बने रहना है कि मैंने एक चीज़ देखा है कि मैं एज ए आर्टिस्ट मैं लोगों का मनोरंजन कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं राजनीति से कनेक्टेड हूँ तो मैं लोगों की मदद कर पाता हूँ। मतलब ऐसे ऐसे काम जो आजमगढ़ में लोगों ने सोचा नहीं होगा, या गाजीपुर में, या अगल बगल के ज़िले में, जो लोग आते हैं अपना काम लेके और वो एक फ़ोन पे हो जाता है, एक पत्र पे हो जाता है। तो वो सहायता जो कर सकता हूँ मैं राजनीति में रह के, जो सेवा कर सकता हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, क्योंकि मैं वहीं से हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं किसान के घर में पैदा हुआ और वो सारी तकलीफ़ें मैंने देखी है कि नहर में पानी नहीं आता है तो क्या हालत होती है, खेत ऊंचाई पे है, नहर से पानी चढ़ाना है तो वहाँ तक क्या हालत होती है, वो मैं खुद किया हूँ। खेती करने में क्या दिक्कतें आती है, बिजली ना आए तो क्या परेशानी होती है, वो हम देख के आए हैं, तो उनका दुख हमको समझ में आता है। तो जब अगर हम राजनीति में रहते हैं तो हम उनके उस तकलीफ में उनकी सहायता कर पाते हैं, इसलिए उससे भी जुड़ा रहना चाहते हैं। पर जब एक आर्टिस्ट पॉलिटिक्स में जाता है तो उसके लिए जो एक सबसे बड़ी दिक्कत वाली चीज़ होती है वो ये होती है कि जो राइवल पार्टी है उसका एक्सेप्टेंस एज एन आर्टिस्ट उसको मिलता है। मतलब एज एन आर्टिस्ट आप देखते हैं कि क्योंकि मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ तो बाकी पार्टियों के लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करते। नहीं करेंगे, उसका कारण मैं बताता हूँ। भले आप अच्छे आर्टिस्ट हो, फिर भी भले अच्छे आर्टिस्ट हों, आप कितने भी अच्छे आर्टिस्ट हों, पर क्या होता है कि राजनीति में अब आप वहाँ बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, और अगर हम लोग यहाँ पे ये लिख दें ऐसा 6, तो मेरे लिए तो 6 है, पर वो आपके लिए 9 है। अब आपके लिए मैं गलत हूँ, मेरे लिए आप गलत हैं। अगर मैं कहूँ कि ये 6 है, आप कह रहे हैं 9 है, पर हम लोग बैठे हैं अलग अलग जगह पे। सेम हालत ये राजनीति की है कि जो इस पार्टी में है उसको सब कुछ इस पार्टी का गलत लगता है, जो इस पार्टी में उसको सब कुछ इसका गलत लगता है। पर वो ये समझ नहीं पाते कि भाई वो जहाँ से देख रहा है चीज़ें उसको वैसी दिख रही है और यहाँ से जो दिख रहा है उसको वैसी दिख रही है। तो ये डिफरेंसेस तो हैं, डिफरेंस है। और इसके वजह से हम कितने भी अच्छे कलाकार हों, हमारी फिल्म किसी को बहुत पसंद आती रही हो, लेकिन जैसे ही हम उसके विपक्ष के पार्टी में आ जाएंगे तो उसको हम पसंद नहीं आएंगे। ये तय है। तो ये एक तकलीफ है आर्टिस्ट के नाते, आपको लगता है कि यार इसमें तो छोड़ दो कम से कम? नहीं, तकलीफ नहीं है, क्योंकि मैं जब खुद भी ये फील करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं किसी आर्टिस्ट को बहुत पसंद करता हूँ। मतलब ऐसा कि मैं, यार क्या आर्टिस्ट है, पर जैसे ही वो मोदी जी के खिलाफ बोलता है तो मुझे लगता है अरे नहीं देखना, हटाओ इसको, कैसा आदमी है यार, क्यों? अच्छा, मोदी ये जी आ जाता है आपके मन में? आ जाता है। जब आर्टिस्ट होके आ जाता है तो साधारण आदमी में नहीं आएगा। तो मैं इस चीज को फिर समझ पाता हूँ कि जब मेरे को तकलीफ हो जाती है कि मुझे पसंद है मोदी जी, मुझे पसंद है योगी जी, और कोई कलाकार इनको गलत बोल रहा है तो उसकी कलाकारी मैं नहीं देखता हूँ, मुझे लगता है भाग फालतू है। फिर कोई ऐसा नाम बता सकते हैं? नहीं, मैं नाम नहीं लूंगा। आप कमेंट करिए कि इसको बोल रहे हैं। अच्छा, आपने तो मैं इसलिए बोला कि उनको भी अधिकार है आपको क्रिटिसाइज करने का और नापसंद करने का। अब मुझे नापसंद करने का उनको अधिकार है, क्योंकि मेरी आइडियोलॉजी उनको पसंद नहीं है तो वो मुझे नापसंद कर सकते हैं। आपने अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा, वहां पर आप हार गए, लेकिन धर्मेंद्र यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा बाई पोल्स में, वहां आप जीत गए जी। तो फर्स्ट फैमिली अगर बोलें तो उनको हराना अपने आप में एक बड़ी चीज मानी जाती है। जी। कैसे हुआ ये, क्या लगता है आपको? ये हुआ इसलिए कि मतलब अखिलेश जी ने वो सीट छोड़ दी, जीती हुई सीट थी, उपचुनाव फिर वहां हुए। हाँ, उपचुनाव हुआ, तो लोगों से हमने ये रिक्वेस्ट किया कि आपने उनको मौका तो दिया था पर वो छोड़ दिए, तो बचा है 1.5-2 साल, हमको भी दे दीजिए, हम भी दिखाते हैं कि हम आपके लिए कर पाते हैं कि नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, पर हमने किया फिर भी हरा दिए। 1.5 साल में हमने इतना किया कि वहां 50 साल में नहीं हो पाया था। अच्छा, हाँ। तो अभी धर्मेंद्र जी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं अभी? अब तो वो आप कभी फोन लगाइएगा तरौलिया तो पूछिएगा कि जब हम थे अच्छा,
तो कैसा काम होता था और अब क्या हो रहा है तो आपको पर पता क्योंकि चलेगा। आप पूर्व सांसद वहां के हाँ, हैं, हाँ। तो अगर आपको लगता है कि कोई चीज वहां होनी चाहिए, तो मैं क्या आप कराता इतना हूँ। अधिकार मानते हैं कि धर्मेंद्र जी को फोन करके बोलें कि भैया ये करवाइए, बिल्कुल, क्यों नहीं? और वो करवाते भी हैं? करवाएँगे, क्यों नहीं करवाएँगे? क्योंकि वो अगर वहाँ सांसद हैं, हम्म, तो हमारे सांसद हैं और कोई चीज़ अगर उनके थ्रू होनी है तो उनको करना ही चाहिए। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि मैं भी आज भी लिखता हूँ तो हो जाती है चीज़ें। काम हो जाता हाँ, मैं पूर्व सांसद भले हूँ, है। हाँ। पर आज़मगढ़ का कोई काम आया और मैंने लिखा तो ऐसा नहीं कि नहीं होगा, हो जाता है। हम्म। तो आज भी काम हो ही रहा है वहाँ। तो जब आप अपने क्षेत्र में जाते हैं आजमगढ़ में, तो पूर्व सांसद लगा के चलते हैं गाड़ी में या क्या? ज़रूरत नहीं नहीं है। बेटे, ठीक है। ये यूपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपको। नहीं, पर हम लोग कलाकार हैं तो हमारे लिए वो ज़रूरी नहीं है। रैपिड फायर नीरव जी के साथ रेडी है सर? बिल्कुल। एक ही चीज को चुनना है, आर्ट या पॉलिटिक्स, क्या चुनेंगे? आर्ट। क्योंकि मेरा जो बचपन से हम्म, सपना था बनने का, वो आर्टिस्ट बनने का था। तो मैं अगर कहूँगा कि नहीं मैं ये चुनूंगा तो वो झूठ होगा। ठीक है। हाँ ठीक है, अब मैं आर्टिस्ट बनने के बाद मुझे अवसर मिला तो मैं गया, पर अगर मुझे चुनना पड़े तो मैं आर्ट ही चुनूंगा। आर्ट ही चुनेंगे, ठीक है। जी। पार्टी बदलने का ऑफर आया है आपको? बहुत बार। कितनी पार्टियों से? नहीं, एक ही पार्टी से आएगा और अच्छा, कोई पूछेगा नहीं, आपको पता है। अच्छा, यूपी में उसी पार्टी से आएगा। बिल्कुल। ठीक है। तो आप जिम जाते हैं, हाँ, तो साइकिल करते हैं, सब कुछ। तो फिर ज्वाइन क्यों नहीं करते? नहीं ठीक है, सॉरी, ये रैपिड फायर में नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस। अच्छा, भोजपुरी सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर किसको मानते हैं आप? मैं मानता हूँ रवि किशन जी को। अच्छा, हाँ। क्यों? उसका कारण ये है कि रवि किशन जी एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो पहले हिंदी करते थे, हाँ हाँ। फिर अपनी मातृभाषा भोजपुरी में उनका प्रेम था कि हम भोजपुरी इंडस्ट्री भी एक खड़ी करें, और उन्होंने किया भी। फिर मनोज भैया भी आए, और उसके बाद मनोज भैया तो राजनीति में पूरी तरह से चले गए, पर रवि भैया आज भी भारत की लगभग हर भाषा में काम करते रहते हैं, काम करते हैं। और वहाँ पे ये जाना जाता है कि ये भोजपुरी के सुपरस्टार हैं। तो मुझे तो रिप्रेजेंट करते हैं आपकी इंडस्ट्री को, इसलिए आपको लगता है वो ब्रांड? बिल्कुल करते हैं, वो जहाँ भी जाएं ठीक है। तो रिप्रेजेंट करते हैं। आपको एक नई भाषा सीखने को मिले तो कौन सी पहले सीखेंगे? इंग्लिश। भारतीय भाषाओं में से? भारतीय भाषाओं में से चूंकि मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ तो मराठी। जब एक मूवी का ऑफर आता है तो पहले आप क्या देखते हैं? स्क्रिप्ट की क्वालिटी देखते हैं या फीस देखते हैं? स्क्रिप्ट। ज़्यादा वल्गर क्या है, हिंदी सिनेमा, भोजपुरी सिनेमा या बाकी साउथ का सिनेमा? वो तो अपना अपना देखने का नज़रिया है। आपके नज़रिए से? मुझे लगता है कि हिंदी सिनेमा में ही ज़्यादा है। हिंदी सिनेमा में ज़्यादा? हाँ, आप सोचिए ना कि हिंदी सिनेमा में आप बिकनी में देखते हैं ना, आज तक भोजपुरी में किसी ने बिकनी नहीं पहना होगा। बोलने को तो ये है कि भोजपुरी वल्गर है, पर आज तक नहीं पहना होगा। बट आई थिंक वो दिखाने के लिए सिर्फ बिकनी की भी ज़रूरत नहीं है। आई थिंक अगर आप साड़ी को भी एक तरीके से यूज़ करें तो वो वल्गर दिख सकता है। दिख सकता है। क्योंकि अक्सर हाँ, ये बिल्कुल। इल्ज़ाम लगता है कि बिल्कुल। भोजपुरी सिनेमा में कोई भी गाना नाभी या भाभी के बिना बनता नहीं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि ये जितना एल्बम का वो आतंक है, हाँ। उसके ही आतंक की वजह से ये सारी चीज़ें होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग सुनते हैं भोजपुरी एल्बम के गाने, बहुत सुनते हैं, तो उनको लगता है कि भोजपुरी एल्बम ही भोजपुरी सिनेमा है, पर ऐसा नहीं है। तो हिंदी सिनेमा ज़्यादा वल्गर है। हाँ, रिसेंट टाइम का कोई याद आ रही है आपको वल्गैरिटी जो दिमाग? बहुत सारा। आप मतलब ऐसे ऐसे वर्ड आते हैं कि हम बोल भी नहीं सकते। पर वो लोग मजाक उड़ाते हैं भोजपुरी सिनेमा का अपनी फिल्मों में। उड़ाते हैं, पर उनको बोलिए क्या वो गाते क्या, कभी सुनते हैं? मुझे ऐसा ही एक बार मेरे साथ हुआ था। मैं ना गोरखपुर में गया था, और कोई बड़ी अच्छी फिल्म थी, शायद औलाद फिल्म थी, बहुत पारिवारिक फिल्म थी, और उसके प्रमोशन में गया था। अच्छा। तो हमने कहा कि भैया परिवार के साथ आइए देखते हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर थे उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे बच्चे जो है भोजपुरी नहीं देखते हैं। अच्छा। तो हम बोला अच्छा कोई बात नहीं। तो हम लोग गए, देखे कि फिर उनके घर हम लोग खाना खाने गए। तो उनके घर में जो गाना बज रहा था, तो मैंने उनको अकेले में ले जाके पूछा कि ये जो चिकनी चमेली बजा रहे हैं आपके बच्चे, पौआ चढ़ा के आई, इतना घटिया तो एक भी गाना नहीं था हमारे सिनेमा में। हमारे औलाद से वल्गर आपका औलाद है। हाँ, तो हम जो औलाद बनाए हैं वो आपके औलाद देखते नहीं हैं, पर आपके औलाद सुनते क्या है, उस पर कभी आप गौर करते हो? तो उन्होंने भी कहा कि हाँ बात तो सही है। तो ये परसेप्शन चेंज करना चाहिए आप लोगों को। आप उसमें, मेरे को लगता नहीं भोजपुरी सिनेमा के जो स्टार्स हैं वो इतने एक्टिव हैं अपना परसेप्शन चेंज कराने के लिए। वो तो होना चाहिए। वो हम लोग कर रहे हैं। आप देखिए ना,
मैंने जितनी फिल्मों का नाम गिना आपको, चाहे फसल हो, फसल में गाना था मरून कलर सड़िया, वो ग्लोबली ट्रेंड किया वो गाना। उसके अलावा मैं मायके चली जाऊंगी, मंडप, मतलब विद्या, नैहर, और सब लोग जो भी लोग बना रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बन रही है। पर ये है कि अब लोगों ने वो बना लिया है, उनके पास एक सवाल आ गया है, तो उसी पे वो ट्रोल करते रहते हैं। और किस राज्य का मुख्यमंत्री है जो आपको ज़्यादा इम्प्रेस करता है, आपको लगता है बढ़िया काम कर रहे हैं योगी जी के अलावा, उत्तर प्रदेश के अलावा? हमारे नीतीश जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने देखा है बिहार को, हम्म, और बिहार हम लोग तब से जा रहे हैं जब मेरी फिल्म आई थी निरहुआ रिक्शा वाला। हम्म, तो मैं तब भी प्रमोशन में गया था। एक थिएटर से दूसरे थिएटर जाने के लिए सोचना पड़ता था कि अरे बाप रे बाप, इतना खराब हालत वहाँ के सड़कों की। पर आज आप जाएंगे तो वहाँ पे जो चौपाटी बनी है पटना में, वो आपको मुंबई की चौपाटी की याद दिला देगी। इतना परिवर्तन किया है उन्होंने, तो मुझे लगता है कि उनका काम मुझे अच्छा लगता है। और बिहार चुनाव को फॉलो कर रहे हैं आप, जो सब हो रहा है, पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, इस बार तो बहुत लिमिट क्रॉस हो गई, आप कैसे देखते हैं इन सब चीज़? मैं ऐसा मानता हूँ कि चुनाव आते ही एकदम से बौखला जाते हैं लोग, और वो बौखलाहट जो है वो कभी कभी सीमा पार कर जाती है। तो थोड़ा मर्यादा तो रखना चाहिए, ये अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो और स्टेज के अलावा जब मिलते हैं, पॉलिटिकल मंच के अलावा जब आप किसी नेता से मिलते हैं तो वो अच्छे से ही मिलते हैं आप लोगों से? हाँ, सब इसीलिए लोग जनता भरोसा नहीं करती कि ये लोग आपस में मिले आपस होते में, हैं हाँ, और आपस में जनता मिलते के हैं। सामने हमको फंसा रहे होते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये बात सही है। हाँ, ये बुरी तरह से ये चीज़ जो है वो जनता को भी प्रभावित करती है कि भाई ऐसे क्यों है। अगर जैसे बहुत बार आप देखते हैं जी, अच्छा, जब भी चुनाव आता है तो मैंने चुनाव में भी देखा है और सदन में भी देखा है कि मतलब आपको ये जो विपक्ष, जो भी विपक्ष है, वो मुद्दे से ऐसे भटकाएगा कि असली मुद्दा पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये बात हो क्या रही थी और क्या बात होने लगी, कहाँ ये जा रहे हैं। तो अब जैसे आज बिहार में ही चल रहा है, इतना सब चिल्ला रहे हैं कि वोट चोरी की बात चल रही है। पर हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है उसी उत्तर प्रदेश में, उसी बिहार में, कि होती कैसे थी वोट चोरी, कि होती कैसी थी और कराता कौन था जब इनके संरक्षण में। और ये लोग बाहुबलियों को पालते ही इसलिए थे, आपको पता है। योगी जी ने तो आगे सब खत्म कर दिया, पर बाहुबलियों को और माफियाओं को, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, ये लोग पालते ही इसलिए थे कि वो बूथ कैप्चरिंग करेगा, वोट की चोरी होगी, इनका काम था वो। ठीक है। अब लेकिन अब भाई चिल्ला रहे हैं, देखिए। पार्लियामेंट में जितना भी टाइम आपने स्पेंड किया, विपक्ष का कौन सा ऐसा नेता था जो आपको ज़्यादा इम्प्रेस किया, आपको लगता है ये बढ़िया आदमी है? किसी से बातचीत आपकी हुई ज़्यादा? मेरी तो विपक्ष में तो किसी से बात नहीं होती थी, क्योंकि मैं और रवि भैया, हम दोनों लोग, और मनोज भैया, आपस में ही हम लोग इतनी बातें करते थे कि विपक्ष से बात करने के लिए हमारे पास कुछ था नहीं। जी, चलिए, थैंक यू वेरी मच, आप आए पॉडकास्ट में। थोड़ा समय बहुत कम है, धन्यवाद। लेकिन बहुत सारे सवाल मुझे लगता है कमेंट सेक्शन में लोग पूछेंगे, जी, और इस फिल्म को लोग जाएं देखने, क्योंकि हाँ, आप एक अहम किरदार हैं, सूत्रधार हैं इस फिल्म के। बिल्कुल, और भोजपुरी सिनेमा को आप और आगे ले जाएं, थोड़ी और डेप्थ आए उसमें, हाँ, और लोगों का ये एक डाउट क्लियर हो, या एक परसेप्शन थोड़ा सुधरे कि वल्गर सिनेमा नहीं है भोजपुरी सिनेमा। तो बिल्कुल। होपफुली बहुत कुछ ऐसा आएगा अच्छा जो देखने हम और जाएं। मैं एक चीज़ और आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमारे दर्शक हैं, वो यूट्यूब पे तो सारी फिल्में उपलब्ध हैं, आप वहाँ जाएं, नाम टाइप कर दें निरहुआ भोजपुरी मूवी, और मुझे लगता है 100 फिल्मों की लिस्ट आ जाएगी, और वो 100 फिल्में देख के कोई एक फिल्म का बताइएगा कि ये वल्गर फिल्म है, फिर हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे तो इस पे फिर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। फिलहाल चर्चा हो रही है अजय इस फिल्म की, योगी जी की फिल्म है, और इसे ज़रूर देखना आप। देखने के बाद कैसी लगी वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, आगे भी आपसे ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, चैनल बहुत सब्सक्राइब धन्यवाद। करके इसे अपने दोस्तों से भी ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द रौनक पॉडकास्ट। नमस्ते।